भयानक जंग के बीच खौफनाक साजिश का कच्चा चिट्ठा लेकर हाजिर हूं मैं, प्रशांत चरहे। चीन ने संयुक्त राष्ट्र की इमरजेंसी मीटिंग की डिमांड करके ट्रंप को बहुत बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। चीन ने कहा है कि निकोलस मादुरो को फौरन रिहा किया जाए। वहीं प्रेसिडेंट ट्रंप ने वेनेजुएला के बाद अब कोलंबिया, क्यूबा और मैक्सिको पर भी भयानक हमले की वार्निंग दे दी है। ट्रंप ने कहा है कि ये देश अमेरिका के लिए बड़ा खतरा बन चुके हैं और इसीलिए इन पर हमला जरूरी है। वहीं ग्रीनलैंड पर कब्जे की ट्रंप की चेतावनी ने अब जर्मनी के साथ साथ रूस को भी बहुत ज्यादा भड़का दिया है। No nation in the world could achieve what America achieved. This was one of the most stunning, effective, and powerful displays of American military might and competence in American history. We're in charge. अमेरिका ने युद्ध की आग भड़का दी है। वेनेजुएला में भड़का युद्ध कई देशों को राख में मिला सकता है, क्योंकि अमेरिका ने वेनेजुएला पर जितना बारूद बरसाया है वो सिर्फ ट्रेलर है। ट्रंप कह रहे हैं कि ये शुरुआत है। अमेरिका एक एक दुश्मन का घमंड तोड़ेगा। जिसने भी ट्रंप की बात नहीं मानी उसे अब सुपर पावर नहीं छोड़ेगा। ट्रंप की हिट लिस्ट में फिलहाल टॉप 4 देश हैं। लैटिन अमेरिकी देश कोलंबिया, क्यूबा, मैक्सिको और अमेरिका के ही पड़ोसी ग्रीनलैंड पर ट्रंप ने मिलिट्री एक्शन की वार्निंग रिलीज कर दी है। Colombia is very sick too, run by a sick man who likes making cocaine and selling it to the United States, and he's not going to be doing it very long, let me tell you. Mexico has to get their act together because they're pouring through Mexico, and we're going to have to do something. It looks like it's ready to fall. ट्रंप ने सजा तय कर रखी है। जिन्हें सजा दी जानी है उन पर आरोप भी तय हैं। लेकिन जिन देशों में ट्रंप धमाका कर रहे हैं उनका सबसे बड़ा कसूर यही है कि जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का है, और वो है अमेरिका की नाफरमानी, ट्रंप से गुस्ताखी। ट्रंप सबसे ज्यादा जिस पर कुपित हैं वो है कोलंबिया। कोलंबिया को ट्रंप वेनेजुएला का मददगार मानते हैं। कोलंबिया में अगस्त 2022 से गुस्तावो पेट्रो राष्ट्रपति हैं। गुस्तावो कोलंबिया के पहले वामपंथी राष्ट्रपति कहे जाते हैं। गुस्तावो पेट्रो कोलंबिया में M19 गुरिल्ला आंदोलन से जुड़े रहे हैं। गुस्तावो पेट्रो को अमेरिका का कट्टर विरोधी नेता कहा जाता है। गुस्तावो की निकोलस मादुरो से अच्छी बनती है। दोनों एक दूसरे के हक में बयान देते हैं, जिसकी वजह से ट्रंप गुस्तावो से खफा रहते हैं। वेनेजुएला पर हमले से पहले 23 दिसंबर 2025 के दिन ट्रंप ने गुस्तावो को जानलेवा धमकी दी थी। President Gustavo Petro criticized the United States by saying, well, the Southwest is stolen land and that it should be returned to Latin America. I just wanted to know what your response to that is. Well, he has to watch because, he's got drug factories. They make cocaine in Colombia. And he's no friend of the United States. He's very bad guy. And he's got to watch his ass because he makes cocaine and they send it into the United States of America from Colombia. ट्रंप दबदबा चाहते हैं। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के सभी देशों पर नकेल डालना चाहते हैं। लेकिन गुस्तावो पेट्रो ने अमेरिका की धमकियों को कैरेबियन देशों पर कब्जे का प्लान बताया। पेट्रो बार-बार ये आरोप लगा रहे हैं कि ड्रग तस्करी का बहाना बनाकर ट्रंप कई देशों में कठपुतली हुकूमत बनाना चाहते हैं। Dicho, hermano, usted se está juntando con los narcotraficantes. Hasta los indulta. Y en cambio está atacando a quien pudiera ayudarlos si es que de verdad su objetivo fuera vencer el narcotráfico. ¿Quiénes más conocemos del Caribe que nosotros mismos?
quienes más conocen de Colombia que los colombianos y las colombianas, quienes mejor incautan sin matar a nadie centenares de toneladas de cocaína que Colombia. ट्रंप के एंटी ड्रग वॉर पर शक जताने वाला दूसरा देश है क्यूबा, क्योंकि क्यूबा ने आरोप लगाया कि वेनेजुएला में अमेरिका के हमले के दौरान उसके 32 फाइटर की मौत हुई है। क्यूबा की सरकारी न्यूज एजेंसी प्रेंसा लैटिना के मुताबिक निकोलस मादुरो की सुरक्षा में लगे 32 लड़ाकों को अमेरिका ने मार डाला है। क्यूबा ने अपने सैनिकों के सम्मान में 2 दिन का राष्ट्रीय शोक भी रखा। अमेरिका ने साल 1960 से ही क्यूबा के खिलाफ बड़े पैमाने पर व्यापार प्रतिबंध लगा रखा है। लंबे समय तक अमेरिका और क्यूबा के बीच राजनयिक संबंध भी नहीं थे। क्यूबा में मिगुएज डियाज कैनेल की सरकार है, जिन्हें अमेरिका का कट्टर दुश्मन कहा जाता है। ट्रंप को यकीन है कि क्यूबा पर हमले की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वेनेजुएला से मिलने वाली आर्थिक मदद रोककर वो इस देश को बर्बाद कर डालेंगे। Their income from Venezuela, from the Venezuelan oil, they're not getting any of it. And Cuba literally is ready to fall. And you have a lot of great Cuban Americans that are going to be very happy about it. अमेरिका की फेहरिस्त में मेक्सिको का नाम भी शामिल है, जो ट्रंप का ताप झेलने जा रहा है। मेक्सिको ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी में सबसे बड़ी मुश्किल बनता आ रहा है। मेक्सिको को अमेरिका अपनी सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा मानता है। हालांकि ट्रंप को मेक्सिको की लीडरशिप से ज्यादा परेशानी नहीं है। मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम हैं, जिन्हें ट्रंप शानदार लीडर बता चुके हैं। ट्रंप ने क्लाउडिया से मेक्सिको में अमेरिकी सैनिक भेजने की पेशकश भी की थी, जिसे क्लाउडिया शिनबाम ने यह कहते हुए नकार दिया कि वो ड्रग कार्टेल से निपट लेंगी। मगर ट्रंप ये बात दोहराते रहे हैं कि मेक्सिको पर ड्रग कार्टेल का कब्जा है। मेक्सिको ही वो रूट है जहां से अमेरिका में नशीला जहर सबसे ज्यादा सप्लाई होता है। इसीलिए मुमकिन है कि जल्द ही मेक्सिको में अमेरिका वेनेजुएला का रिपीट शो दिखाने लगे। The way you have to do something with Mexico. Mexico has to get their act together because they're pouring through Mexico, and we're going to have to do something. We'd love Mexico to do it. They're capable of doing it, but unfortunately the cartels are very strong in Mexico. ड्रग और सुरक्षा का बहाना एक तरफ, दूसरी तरफ ट्रंप की एक जिद भी युद्ध भड़का सकती है, और ये जिद है ग्रीनलैंड को लेकर। ट्रंप ग्रीनलैंड को अमेरिका में मिलाना चाहते हैं, क्योंकि ये इलाका अब अमेरिका की सिक्योरिटी के लिए सबसे अहम बन गया है। आर्कटिक महासागर में बना ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। ग्रीनलैंड अभी डेनमार्क का स्वायत्त क्षेत्र है। 56,000 की आबादी वाले ग्रीनलैंड की अपनी स्थानीय सरकार है। ट्रंप जब पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे, तब ही उन्होंने ग्रीनलैंड खरीदने का आइडिया दिया था। तब डेनमार्क की प्रधानमंत्री ने साफ साफ ग्रीनलैंड बेचने से इनकार कर दिया था। ग्रीनलैंड अमेरिका और रूस के बीच का सामरिक लिहाज से सबसे अहम लोकेशन है। चीन ने भी इस इलाके में अपना दबदबा बढ़ाया है। अमेरिका 2 दुश्मनों के ग्रीनलैंड के करीब एक्टिव होने के बाद से अलर्ट मोड में है। साथ ही ट्रंप को ग्रीनलैंड में मौजूद खजाने की भी फिक्र है। ग्रीनलैंड में रेयर अर्थ मेटल और खनिज तेल का बड़ा भंडार है। अमेरिका की नजर ग्रीनलैंड के इसी खजाने पर है। ट्रंप को यह भी पता है कि जिन 4 देशों पर वो मिलिट्री एक्शन की धमकी दे रहे हैं, वो सैन्य ताकत के हिसाब से बेहद कमजोर हैं। मेक्सिको, कोलंबिया और क्यूबा में इतना जोर नहीं कि वो अमेरिका का हमला झेल सके, लेकिन ग्रीनलैंड पर अमेरिका को बमबारी की टक्कर मिल सकती है, क्योंकि यहां रूस और चीन कभी नहीं चाहते कि अमेरिका सैन्य तैनाती से भारी पड़े। वैसे ग्रीनलैंड में साल 1951 से अमेरिका का बेस है। ग्रीनलैंड के उत्तर पश्चिम में यूएस एयरफोर्स का थुले एयर बेस है। इस बेस पर अमेरिका लंबी दूरी के बड़े जंगी प्लेन उतार सकता है।
सुपर पावर के B-52 जैसे बम वर्षक भी ग्रीनलैंड बेस पर तैनात होते हैं। ग्रीनलैंड के ये एयरबेस अमेरिका नेटो फोर्स के हब के तौर पर भी काम करते हैं। ट्रंप ने भी अब अपना पूरा फोकस लैटिन फ्रंट पर बना रखा है, लेकिन ग्रीनलैंड की तरफ देखने में उन्हें ज्यादा दिन नहीं लगेंगे। वो खुद कह रहे हैं कि ग्रीनलैंड अमेरिका को चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 20 दिन वो इंतजार कर सकते हैं। Expect to take an action against Greenland? Well, I don't want to talk about Greenland. Let's talk about Venezuela, Russia, Ukraine, and we'll worry about Greenland in about 2 months. Let's talk about Greenland in 20 days. On Venezuela, we talked so much about energy. By the way, I will say this about Greenland. We need Greenland from a national security situation. It's so strategic. Right now. डेनमार्क ने ट्रंप की बात नहीं सुनी तो क्या होगा? अमेरिका को अगर रूस और चीन से खतरा बढ़ता दिखा तो क्या होगा? समझना मुश्किल नहीं है। निकोलस मादुरो ने ट्रंप की धमकियों को नजरअंदाज किया था। निकोलस मादुरो ने ट्रंप को खुली चुनौती दी थी। वेनेजुएला के सर्वे सर्वा ने सुपर पावर से टकराने की जुर्रत दिखाई थी। बदले में अमेरिका ने जो किया उसे देखकर दुनिया अभी तक संभल नहीं पाई है। लेकिन ट्रंप मादुरो को जेल और अदालत के बीच अब घसीट रहे हैं। न्यूयॉर्क की सड़कों पर मादुरो का जुलूस निकाला जा रहा है। मादुरो का अंजाम भी जमाना जानता है। अमेरिका उन्हें सख्त से सख्त सजा देगा, ऐसी सजा कि जिंदा रहे तो मौत की दुआ मांगते रहें। निकोलस मादुरो पर अमेरिका ने आरोप लगाया कि उन्होंने अमेरिका में ड्रग तस्करी की साजिश की। इसके साथ उन्होंने हिंसक गुटों के हथियारों का इस्तेमाल भी किया। अमेरिकी कानून में यह अपराध राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक हानि की कैटेगरी में आता है। मतलब ये कि मादुरो की सांसें तो चलेंगी, लेकिन वो जिंदगी से पनाह मांगेंगे। अमेरिका ऐसा ही करता रहा है, तमाम दुश्मनों से ऐसे ही बदला लेता रहा है। अमेरिका इसीलिए सुपर पावर कहा जाता है। 50 सितारों से जड़ा ये अमेरिका का झंडा उसके सुपर पावर होने का प्रमाण है। ऐसा सुपर पावर जिसे नाफरमानी पसंद नहीं, जिसे आंख दिखाना आखिरी गलती है, जिसे धमकी देना खुद की तबाही मोल लेना है। अमेरिका दुश्मन को मारता है, घसीटता है, तब तक मारता है जब तक दुश्मन गिड़गिड़ाता नहीं। सुपर पावर से टकराने की जुर्रत करने वाला दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना बैठा हो, वो कितनी ही सुरक्षा घेरे में क्यों ना हो, कितने ही हथियारों से लैस क्यों ना हो, अमेरिका जब टूट पड़ता है तो किसी के बचने का कोई चांस नहीं होता। इतिहास गवाह है कि जब जब अमेरिका ने दुश्मनी निभाई, दुनिया दहल गई। इराक के सद्दाम हुसैन को अमेरिका ने पहले घर में घुसकर मारा, फिर फांसी पर टांग दिया। लीबिया के कर्नल गद्दाफी को अमेरिका ने गटर से निकालकर जनता के हवाले किया, जहां उसे गुस्सैल भीड़ ने नोच नोच कर मार डाला। दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी आका अबू बकर अल बगदादी को अमेरिका ने उसकी सुरंग में घुसकर बम से उड़ाकर मार डाला। ईरान की कुर्स फोर्स के सुप्रीम कमांडर कासिम सुलेमानी को अमेरिका ने ड्रोन मिसाइल से उड़ाकर भस्म कर दिया। अमेरिका निकोलस मादुरो से पहले भी कई राष्ट्राध्यक्षों को सबक सिखा चुका है। अमेरिका ने 1989 में पनामा पर हमला कर वहां के सैन्य नेता मैनुएल नोरिएगा को गिरफ्तार किया था। होंडुरास के राष्ट्रपति जुआन ऑरलैंडो हर्नांडेज को पद से हटाने के बाद अमेरिका ने ड्रग और हथियार तस्करी के आरोप में मुकदमा चलाया। ऑरलैंडो को उनके घर पर होंडुरास पुलिस ने गिरफ्तार किया। उसके बाद अमेरिका में उन पर मुकदमा चला। जून 2024 में ऑरलैंडो को 45 साल की जेल की सजा और $8 मिलियन जुर्माने की सजा दी गई। लेकिन ट्रंप जैसे ही दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने, उन्होंने ऑरलैंडो पर मेहरबानी की। ड्रग तस्करी और हथियारों के सौदागर के दोषी ऑरलैंडो को ट्रंप ने माफी दे दी। ताज्जुब की बात यह है कि वही ट्रंप
अब ड्रग कार्टेल के आरोप में उन देशों को बर्बाद कर डालने की धमकी दे रहे हैं जो उनकी दादागिरी सहने को तैयार नहीं। ट्रंप का जोर जिन देशों पर चल सकता है उन्हें वो धमका रहे हैं, लेकिन अमेरिका के लिए सभी देशों में वेनेजुएला जैसा ऑपरेशन आसान नहीं होने वाला। खासकर क्यूबा जैसे कट्टर अमेरिकी दुश्मन के खिलाफ ट्रंप को पुतिन से सीधी चुनौती मिल सकती है। क्यूबा अमेरिका और रूस की दुश्मनी का पुराना इतिहास है। जब फिदेल कास्त्रो क्यूबा के सुप्रीम लीडर थे, तब रूस ने क्यूबा में मिसाइलों की तैनाती की थी। अमेरिका के U-2 जासूसी प्लेन ने रूस की मिसाइलों का पता लगाया था। उस वक्त अमेरिका रूस में परमाणु युद्ध की नौबत आ गई थी। 13 दिन तक चला ये युद्ध संकट आखिरकार बातचीत से टला था। रूस ने क्यूबा से मिसाइलों को हटाया तो अमेरिका ने तुर्की में मिसाइल तैनाती हटा ली। ये समझौता इसीलिए हुआ क्योंकि तब अमेरिका में जॉन एफ कैनेडी जैसे सुलझे हुए लीडर थे, लेकिन मौजूदा वक्त में डोनाल्ड ट्रंप जैसे जज्बाती लीडर हैं जिन पर खुद को सुपर पावर साबित करने का प्रेशर है। प्रेसिडेंट पुतिन जैसे चैलेंजर ने भी ट्रंप का दिमाग गर्म कर रखा है। ऐसे में ट्रंप अपने सबसे बड़े दुश्मन को दहलाकर अमेरिका का पुराना रुतबा फिर से लौटाने का जोखिम भी मोल ले सकते हैं। मगर अब उन लड़ाकों से अमेरिका का यह युद्ध बहुत भयानक हो सकता है। ट्रंप और बेन्यामिन नेतन्याहू, इन दोनों ने ईरान में तख्ता पलट होते हुए देखने की इच्छा जाहिर की, लेकिन ईरान ने अपने ऐसे तेवर दिखाए जिसके बाद अमेरिका इजराइल का जॉइंट ऑपरेशन उल्टा पड़ गया। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई की वार्निंग ने अब तेल अवीव से लेकर वॉशिंगटन डीसी तक खतरे की बहुत बड़ी घंटी बजा दी है। साल तक युद्ध और अंकल सैम के 5 दुश्मन खत्म। क्या 2026 में अमेरिका खत्म कर देगा अपना छठा और सबसे बड़ा दुश्मन? क्या ईरान अब अमेरिका का वो आखिरी फ्रंट है जिसे डोनाल्ड ट्रंप किसी भी कीमत पर जीतने जा रहे हैं? ईरान में फैली हिंसा, सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और आगजनी के बीच अली खामनेई डोनाल्ड ट्रंप का सबसे ताजा टारगेट बन चुके हैं। ईरान में फैली हिंसा के लिए ईरान ने अमेरिका और इजराइल को जिम्मेदार बताया है, लेकिन इसी आगजनी में अब अमेरिका ने पेट्रोल छिड़कने का काम कर दिया है। एयरफोर्स 1 पर सवार डोनाल्ड ट्रंप ने हजारों फीट की ऊंचाई से ईरान को बहुत बड़ी वार्निंग जारी कर दी है। ट्रंप ने साफ साफ लफ्जों में बता दिया कि ईरान अब अमेरिका के निशाने पर है। Though there's been protesters killed in Iran, you said we were locked and loaded, ready to go. What is the line there for when the U.S. is going to get involved in those protests? We'll take a look. We're watching it very closely. If they start killing people like they have in the past, I think they're going to get hit very hard by the United States. डोनाल्ड ट्रंप अब वेनेजुएला की मिसाल दिखाकर ईरान को बता रहे हैं कि अमेरिका की सरकार क्या कर सकती है। निकोलस मादुरो को कब्जे में लेने के बाद अमेरिका ने अपनी मिलिट्री ताकत दिखाई है और बता दिया कि दुनिया में कोई देश उसका मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि अमेरिका अब घर में घुसकर ना सिर्फ मार रहा है बल्कि वहां के राष्ट्रपति को भी उठा ले जा रहा है। इन तस्वीरों ने अमेरिका में राष्ट्रवाद और देशभक्ति की निशानी यानी अंकल सैम को नई ताकत दे दी है। ये तस्वीर अब ट्रंप के साम्राज्यवाद फैलाने वाले युद्ध का चेहरा बनने जा रही है।
अंकल सैम बन चुके डोनाल्ड ट्रंप अब अमेरिका की पब्लिक को नहीं बल्कि अपने दुश्मन की तरफ उंगली का इशारा करते हुए कह रहे हैं, आई वॉन्ट यू। 25 साल तक अलग अलग युद्ध में अंकल सैम यानी अमेरिका ने अपने 5 दुश्मनों को खत्म कर दिया। कुछ दुश्मनों को खुद खत्म किया तो अमेरिका ने कुछ विरोधी इजराइल के साथ पार्टनरशिप में मार डाले या फिर उन्हें उनके देश से ही बेदखल कर दिया। 21वीं सदी के पहले 25 सालों में क्या क्या हुआ, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। अमेरिका के इस सबसे बड़े युद्ध की शुरुआत 9/11 के आतंकी हमले के बाद 9/11 के हमले के बाद इन 25 सालों में अमेरिका ने 6 टारगेट चुने। शुरुआती टारगेट जॉर्ज डब्ल्यू बुश के कार्यकाल में खत्म किए गए। फिर बराक ओबामा आए, उनके दौर में भी जंग जारी रही। बाइडेन के राष्ट्रपति रहते हुए भी युद्ध होते रहे और अब डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका के अंकल सैम का सबसे खतरनाक रूप देखने को मिल रहा है। जॉर्ज डब्ल्यू बुश के कार्यकाल में पहला नंबर आया इराक का, जहां से सद्दाम हुसैन का तख्ता पलट किया गया, फिर उन्हें फांसी दे दी गई। इसके बाद बराक ओबामा राष्ट्रपति बने और दूसरा नंबर आया लीबिया का, जहां मुअम्मर गद्दाफी का तख्ता पलट किया गया। इस दौरान अराजक हुए लीबिया में गद्दाफी की हत्या भी कर दी गई। ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही अमेरिका की फोर्स सुपर एक्टिव हो गई। तीसरे नंबर पर लेबनान यानी हिजबुल्लाह की लीडरशिप को खत्म कर दिया गया और फिर चौथे नंबर पर गाजा यानी हमास को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। हिजबुल्लाह और हमास दोनों इजराइल के दुश्मन रहे हैं। पांचवा नंबर आया सीरिया का, जहां अमेरिका और इजराइल की मदद से जुलानी ने बशर अल असद का तख्ता पलट कर दिया। सवाल अब यह है कि ईरान में जो हालात अभी हैं, उसे लेकर क्या ट्रंप वहां वेनेजुएला जैसा ऑपरेशन कर सकते हैं या फिर भीड़ के बहाने ईरान में तख्ता पलट वाला ऑपरेशन अंजाम दिया जा सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि इजराइल और अमेरिका इस वक्त खामनेई और उनके कमांडरों के लिए बहुत मुश्किल हालात पैदा कर चुके हैं, ताकि जो मकसद जून 2025 में पूरा नहीं हुआ वो 2026 में किसी भी तरह हासिल कर लिया जाए। अमेरिका और इजराइल की मीडिया ने ईरान को लेकर माहौल बनाना शुरू कर दिया है और टाइम्स ऑफ इजराइल में रिपोर्ट छापी जा रही है कि खामेनेई विरोध प्रदर्शन को देखते हुए ईरान छोड़कर रूस भाग सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इजराइल और अमेरिका ईरान के खिलाफ लगातार प्रोपेगेंडा चलाते रहे हैं। ईरान किसी भी तरह बाकी दुश्मनों की तरह ढह जाए, इसके लिए मोसाद और CIA लगातार एक्टिव रहे हैं। फिलहाल ईरान में विरोध प्रदर्शन के पीछे बहाना हिजाब नहीं बल्कि वहां की बदतर हो चुकी अर्थव्यवस्था को बताया जा रहा है और डोनाल्ड ट्रंप ईरान में ऐसे हंगामे के दौर में अमेरिका का उल्लू सीधा करना चाहते हैं। Ordinary life, of course, is both normal but also very difficult in Iran. The country has been under sanctions for decades, but President Trump's reimposition of his maximum pressure sanctions have deeply impacted ordinary Iranians. It's worthwhile also remembering that in 2025, Israel and the United States engaged in military strikes with the Islamic Republic. And this, of course, in tandem with economic mismanagement, corruption, water and electricity crisis is putting a huge amount of stress on a population that has protested repeatedly for decades now. ईरान में विरोध प्रदर्शन को देखते हुए अमेरिका और इजराइल इस वक्त खामेनेई पर सबसे ज्यादा दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि अगर ईरान ने अपने यहां प्रदर्शनकारियों की जान ली तो वो समझ लें कि अमेरिका टारगेट लॉक कर चुका है। हथियार लोड किए जा चुके हैं, अब बस हमले का इंतजार है। यानी ट्रंप फायर बोलने में वक्त नहीं लगाएंगे। 2025 के आखिरी दिनों में डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की मीटिंग भी हो चुकी है। फ्लोरिडा में ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात में ईरान पर सबसे ज्यादा बात हुई।
Now I hear that Iran is trying to build up again, and if they are, we're going to have to knock them down. We'll knock them down. We'll knock the hell out of them. But hopefully that's not happening. I heard Iran wants to make a deal. If they want to make a deal, that's much smarter. You know, they could have made a deal the last time before we went through, you know, a big attack on them. And they decided not to make the deal. They wish they made that deal. So I think, again, they should make a deal. They want to make a deal, but sometimes that doesn't happen. नेतन्याहू और ट्रंप के एजेंडे को ईरान ने बहुत पहले से भांपा हुआ है और खामेनेई के अलावा उनके तमाम कमांडर जानते हैं कि इस डबल फ्रंट के खिलाफ कैसे लड़ना है। ट्रंप की वार्निंग को लेकर ईरान के सुप्रीम कमांडर खामेनेई ने कहा कि अमेरिका अपने मकसद में पूरी तरह नाकाम होगा। مقابل دشمن کوتاه نمیاییم. ما با اتکاء به خدای متعال، با اتکال به خدای متعال و با اطمینان به همراهی مردم انشاءالله به توفیق الهی دشمن رو به زانو در خواهیم آورد. एक तरह से खामेनेई ने ट्रंप को ईरान का दुश्मन नंबर 1 कहा है। खामेनेई ने ट्रंप को डील ब्रेकर कहा क्योंकि अमेरिका ने धोखा देकर युद्ध किया है। खामेनेई ने ट्रंप को मुंगेरी लाल कहा है, ट्रंप के सपनों को ख्याली पुलाव बताया है। खामेनेई ने ट्रंप को कातिल कहा है। खामेनेई ने ट्रंप को आतंकवादी तक कह डाला है। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई ने डोनाल्ड ट्रंप पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। खामेनेई ने डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू दोनों को जून में लड़ा गया 12 दिन का युद्ध याद दिलाया है। खामेनेई ने याद दिलाया कि कैसे ईरान की मिसाइलों ने इजराइल की कमर तोड़कर रख दी थी और फिर इजराइल इतना बिलबिलाया कि डोनाल्ड ट्रंप को नेतन्याहू के जहनी जख्मों की मरहम पट्टी करनी पड़ी और अब डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू दोनों ईरान को तबाह करने की धमकी दे रहे हैं। आखिर खामेनेई क्यों ट्रंप को याद दिला रहे हैं 12 दिन का युद्ध? क्यों खामेनेई बता रहे हैं उनकी मिसाइलों की असली ताकत अब तक अमेरिका और इजराइल दोनों ने नहीं देखी है? उन्होंने तेल अवीव से लेकर हाइफा तक सब कुछ तहस नहस कर दिया था। ये 13 जून की रात और उसके बाद का वीडियो है जब ईरान की मिसाइलों ने तेहरान और बाकी शहरों पर हुए इजरायली हमले के बाद नेतन्याहू के शहरों को दहला दिया था। اینا مایوسن. اینا در جنگ 12 روزه اونچنان سیلی خوردن که باور نمی‌کردن، توقعشو نداشتن، مایوس شدن. این رفت روحیه بده به اونها، این رفت اونها رو از یأس خارج کنه. این حرفایی است که به یک مسئولین مایوس زده میشه، اینجور حرفایی که او زد. खामेनेई ने सबसे बड़ा अटैक ट्रंप पर किया है। खामेनेई ने अमेरिका और इजराइल की एयरफोर्स पर ठहाका लगाया है और कहा कि ट्रंप चाहे जितनी शेखी बघार लें, कितने भी दावे कर लें, लेकिन ईरान के परमाणु कार्यक्रम ना इजराइल की एयरफोर्स तबाह कर सकती है, ना ही अमेरिका के पास ऐसी ताकत है। बेहतर है कि इजराइल के परमाणु अड्डों को तबाह करने वाले ख्वाब देखते रहें। ईरान ना उनके काबू में कभी आया है और ना कभी आएगा। میکنه که صنعت هسته‌ای ایران رو بمباران کردیم و از بین بردیم. خب خیلی خوب، همین خیال باشه. اما اصلا شما چه کاره هستید که اگر یک کشوری صنعت هسته‌ای داره شما دخالت کنید بگید باید و نباید؟ شما چه کاره دنیایی؟ چه ربطی به آمریکا داره که ایران امکانات هسته‌ای و صنعت هسته‌ای داره یا نداره؟
این دخالت‌های ناواق، ناجور، غلط و زورگویانه است. गाजा और लेबनान में 2 साल तक इजराइल की बमबारी पूरी दुनिया ने देखी और अब भी देख रही है। गाजा और लेबनान में गिरने वाला हर इजरायली बम मेड इन अमेरिका है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप की नीयत पर ईरान लगातार सवाल उठा रहा है। ईरान को पता है कि वो इजराइल और अमेरिका का छठा टारगेट बन चुका है और डोनाल्ड ट्रंप फिर से जून 2025 जैसा हमला कर सकते हैं। उन्हें बस बहाने की जरूरत है। इसीलिए 25 साल तक जो युद्ध हुए हैं, अब अंकल सैम ने उसमें 5 दुश्मनों को खत्म कर दिया। ऐसे में क्या 2026 में अमेरिका खत्म कर देगा अपना छठा और सबसे बड़ा दुश्मन यानी ईरान? क्या ईरान अब अमेरिका का वो आखिरी फ्रंट है जिसे डोनाल्ड ट्रंप किसी भी कीमत पर जीतने जा रहे हैं? इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका के हर राष्ट्रपति के कार्यकाल में कहीं ना कहीं ऐसा युद्ध चलता रहा जहां अमेरिका की सेना या फिर उसके हथियार शामिल रहे हैं। चाहे वो बुश के दौर में इराक हो, चाहे वो ओबामा के दौर में सीरिया हो, या फिर अब ट्रंप के दौर में गाजा, लेबनान और ईरान हो। पिछले 25 सालों में अमेरिका की आंखों में सबसे बड़ी किरकिरी ईरान ही साबित हुआ है। 1979 की क्रांति के बाद से ईरान ही एक ऐसी पावर है जो अमेरिका के काबू में नहीं आई है। Trump is looking to distinguish himself from past presidents like Obama and Biden. Those presidents provided rhetorical support for Iranian protesters in past protests, but members of the Republican Party certainly have challenged those presidents for not doing